हेलो क्लास, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में किस चीज को क्या कहा जाता है वो हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कर रहे, अकाउंट्स कर रहे, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस चीज को क्या कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स। हमने पहले की वीडियो में भी समझा था। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन करना, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज, प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज होना दो या ज्यादा पर्सन के साथ। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन भी होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है। अब कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन मतलब अगर मैंने किसी को कुछ बेचा है, अगर मैंने किसी को कुछ सेल्स किया है, तो मेरे को ऑन द स्पॉट पैसे मिल जाते हैं, उसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ बेचा है और वो पर्सन जिसको बेचा है वो पर्सन मेरे को 10 डेज के बाद पैसे देगा या 15 डेज के बाद पैसे देगा, उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब आज उसने परचेज किया है पर वो पैसे आज पे नहीं कर रहा है, बाद में कभी पे करेगा, तो उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? कैश ट्रांजैक्शन में ऑन द स्पॉट हमें पैसे मिल जाते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमें आज पैसे नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट इज recognized as an incident. Event means situation or result created from transaction. Event क्या होता है? Event means situation. Event means result. Transaction से जो भी result आता है उसे हम कहते हैं event. हम यही चीज को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सेल्स, हम जब कुछ चीजें बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो सेल्स हमारे लिए क्या होता है? इनकम होता है, क्योंकि हम कुछ बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। परचेज, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। अब हम इसे समझते हैं। बिजनेस ने ₹5,000 का सेल किया है, तो ये क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक लेन देन हुआ। बिजनेस ने परचेज किया है 3,000 का, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, ये भी एक लेन देन हुआ। फिर बिजनेस ने वेजेस भी पे किया है। अब वेजेस क्या होते हैं? तो जो वर्कर्स काम करते हैं, जिन्हें रोज रोज के पैसे दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं वेजेस। तो बिजनेस ने 500 का वेज भी पे किया, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 3,000 का परचेस करने में एक्सपेंस हुआ, वेजेस का 500, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 3,500। ये हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ। और हमारी इनकम कितनी थी? 5,000 का हमारा इनकम था और एक्सपेंस था 3,500। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 1,500। तो ये हमारा रिजल्ट आया। हम इसे क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इन ब्रीफ, ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज एन एक्ट डन बाय द बिजनेस। ट्रांजैक्शन क्या बताता है? बिजनेस ने क्या एक्ट किया है वो बताता है। इवेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन और रिजल्ट, और इवेंट क्या बताता है? हमें रिजल्ट बताता है कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो इवेंट क्या होता है हमें क्लियर हो गया। ओके, थर्ड है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? तो जितना भी इन्वेस्टमेंट एक ऑनर को करना पड़ता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और जो ऑनर करता है उसे कहते हैं कैपिटल। अगर ऑनर बिजनेस में जो भी चीज लाएगा, कैश में लाएगा या असेट्स में लाएगा, बिजनेस में जो भी लेके आएगा ऑनर,
उसे कहते हैं कैपिटल। हाँ, पर वो मनी के टर्म में होना चाहिए, मतलब मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी। हम उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, वो चीज होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि जो भी ऑनर बिजनेस में लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर ने लाया 10,000 कैश लेके आया, 6,000 फर्नीचर लेके आया, गुड्स लेके आया 8,000 का। तो कैपिटल कितना हुआ? 24,000। कैसे? 10,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ? 24,000। क्लियर हुआ कैपिटल क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कैपिटल लाते हैं तो उसको कैपिटल वर्ड ही यूज करते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई कैपिटल लेके आते हैं तो उसको पार्टनर्स कैपिटल बोला जाता है। कंपनी में बोलते हैं शेयर्स कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो भी ऑनर लेके आता है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं कैपिटल। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है? देखो, ऑनर बिजनेस से कुछ लेके जाता है, बिजनेस से कुछ चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। व्हेन ऑनर ऑफ बिजनेस विड्रॉज असेट, जब ऑनर असेट को विड्रॉ करता है बिजनेस से, कैश, गुड्स, कुछ भी विड्रॉ करता है, खुद के पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। कैपिटल क्या होता है? जो ऑनर लेके आता है बिजनेस में, उसे कहते हैं कैपिटल। अगर ऑनर बिजनेस से लेके जाता है बाहर खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहते हैं ड्राइंग। जब ड्राइंग होता है तो कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल में क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। क्लियर हुआ ये चीजें? एक बार ये डायग्राम देख लो तो क्लियर हो जाएगा। ऑनर ऑफ बिजनेस प्रोवाइड गुड्स, जब ऑनर गुड्स और कैश प्रोवाइड करता है बिजनेस में, तो उसे कैपिटल कहते हैं। जब वो बिजनेस से विड्रॉ करता है तब उसे ड्राइंग कहते हैं। तो हमें कैपिटल और ड्राइंग दोनों क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्या होती है? तो अगर हम किसी से क्रेडिट में कुछ परचेस करते हैं, या हमें किसी को पे करना था, हमने किसी से लोन लिया है और हमें पे करना है, उसे कहते हैं लायबिलिटी। अगर हमें किसी को पे करना है तो उसे कहते हैं लायबिलिटी। कर्जा है ना, उसे कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट है इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकेंड है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी होता क्या है। लायबिलिटी तो हमें पता चल गया, हमें पे करना है, हमने किसी से कुछ उधार में लिया था या हमने किसी से लोन लिया था, तो हमें पे करना है, हमारा जो कर्जा है हम उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ओके, अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस और ऑनर ये दोनों अलग पर्सन हो जाते हैं। बिजनेस अलग हो जाता है और ऑनर अलग हो जाता है। तो जब ऑनर बिजनेस को कैपिटल देता है, हमने अभी आगे पढ़ा था कि कैपिटल होता क्या है। ओके, तो जब ऑनर बिजनेस में कैपिटल देता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है ऑनर के तरफ। अगर ऑनर 1 लाख का कैपिटल देगा बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए 1 लाख का कैपिटल देगा, तो बिजनेस की लायबिलिटी कितनी हो जाती है? 1 लाख की हो जाती है। तो ये अंदर अंदर ट्रांजैक्शन है बिजनेस और ऑनर का, मतलब बिजनेस के अंदर अंदर ही ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो हम इसे कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। ओके, जब अंदर अंदर ही चल रहा होता है तो हम उसे इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल कहते हैं। ओके, तो ये जो लायबिलिटी है वो अंदर बिजनेस वाली लायबिलिटी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी किसे कहेंगे? मतलब बिजनेस के बाहर अगर हमें किसी को पे करना है तो हम उसे कहेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखो, हमें पैसा पे करना है कोई थर्ड पार्टी को, बिजनेस के अंदर नहीं, कोई बाहर वाले पर्सन को पे करना है,
क्योंकि हमने उससे या तो क्रेडिट में परचेस किया था गुड्स, या तो असेट्स परचेस किया था, या तो उनसे मनी बोरो किया था, कोई बाहर वाले पर्सन से किया था, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया एक्सटर्नल लायबिलिटी का कि 50,000 हम लोग ने बोरो किया भावना बहन से और उन्हें बोला कि 3 इयर्स के बाद हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे, तो 3 इयर्स के बाद पे करना है। तो हमारी क्या हुई? लायबिलिटी हुई, हमारा कर्जा हुआ। हमने क्रेडिट में परचेस किया 2,000 के गुड्स, तो हमें पे तो करना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए क्या हुआ? ये लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करना बाकी है, तो ये क्या हुआ? हम लोग का कर्जा हुआ, तो हम इसे भी लायबिलिटी बोलेंगे। फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेज ऑन क्रेडिट, हमने फर्नीचर परचेज किया, उधार में परचेज किया, जिसको हमें फ्यूचर में पे करना है, तो फ्यूचर में पे करना है, तो हमारे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी। बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, तो एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, मतलब ऑनर के तरफ जो लायबिलिटी हुई उसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज होती है उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बिजनेस को छोड़ के अगर बाहर वालों को पे करना है, थर्ड पार्टी को पे करना है, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होता है? तो वो लायबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसे पे करना है, तो उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहा जाता है। वो पैसे जो 1 साल के अंदर ही हमें पे करने हैं उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स हमें पैसे पे करने हैं 1 साल के बाद, तो उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहा जाता है। बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे लायबिलिटी एक होती है करंट लायबिलिटी, जिसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, जिसे 1 साल के अंदर अंदर पैसे पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटी जिसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, और लायबिलिटीज पेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्लियर हुआ करंट लायबिलिटी क्या होता है और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? नेक्स्ट है असेट्स। बिजनेस में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक है लायबिलिटी और दूसरा है असेट्स। लायबिलिटी क्या होता है ये अभी हमने जान लिया, अब है असेट्स। असेट्स क्या होता है? असेट्स मीन्स वो प्रोडक्ट, वो चीज जिसकी ऑनरशिप बिजनेस के पास है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। दूसरे वर्ड में बोले तो इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसकी ऑनरशिप ऑनर के पास है, जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। वो प्रोडक्ट, वो चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है और उसकी ऑनरशिप ऑनर के पास होती है, उसे कहते हैं असेट्स। असेट्स को बांटा गया है नॉन करंट असेट्स, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। ये तीनों को आगे हम और डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स। अब ये नॉन करंट असेट्स क्या है? असेट्स क्या है वो तो हमें पता चल गया, अब नॉन करंट असेट्स क्या है? नॉन करंट असेट्स मीन्स वो असेट जो 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए रहता है, उसे कहते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट को लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहा जाता है और फिक्स असेट भी कहा जाता है। नॉन करंट असेट के एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, जो 1 साल से ज्यादा टाइम तक रहती है, तो इसे नॉन करंट बोलते हैं। प्लांट, मशीनरीज, मशीन्स भी 1 साल से ज्यादा टाइम तक रहती है, तो इसे भी नॉन करंट असेट बोला जाता है। फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सब का एक्सप्लेनेशन आगे और क्लियरली होगा। अब हम शॉर्ट में देख लेते कि ये होता क्या है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मीन्स सिंबल या कोई वर्ड जिससे हमें कोई कंपनी का पता चल सके। कोई भी कंपनी का एक सिंबल होता है, जो सिंबल देके हम पता कर सकते हैं कि ये वाला बिजनेस है, ये वो वाली कंपनी है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। कॉपीराइट,
अगर किसी ने कोई नई चीज इन्वेंट की है तो उसके ऑनर को पूछे बिना उसको और कोई यूज नहीं कर सकता, उसे कहते हैं कॉपीराइट। पैटेंट, पैटेंट भी एक टाइप का होता है, साइन होता है जिसे और कोई यूज नहीं कर सकता ऑनर के परमिशन के बिना। गुडविल, गुडविल मीन्स इम्प्रेशन। ये चीजों को हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, गुडविल क्या होता है। ओके, तो ये सब चीजें किस में आता है, नॉन करंट असेट्स में इंक्लूड होती है। ओके, नॉन करंट असेट्स को दो पार्ट में बांटा है, एक है टेंजिबल असेट और दूसरा है इनटेंजिबल असेट। अब ये टेंजिबल असेट क्या होता है, तो टेंजिबल असेट्स वो असेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे कहते हैं टेंजिबल असेट्स। देखो, अब लैंड और बिल्डिंग उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो टेंजिबल असेट हुआ। प्लांट को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल असेट हुआ। मशीनरीज भी, ये भी टेंजिबल असेट हुआ। फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो भी टेंजिबल असेट हुआ। इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट वो असेट होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिसे ना हम देख सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को ना हम देख सकते ना टच कर सकते, तो इनटेंजिबल हुआ। कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इनटेंजिबल असेट्स के एग्जाम्पल है। इन चीजों को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट है करंट असेट। करंट असेट क्या होता है, तो करंट असेट वो असेट होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से भी कम हो। वो असेट जो 1 साल से भी कम टाइम तक रहता है उसे कहते हैं करंट असेट। वो असेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं करंट असेट। करंट असेट के एग्जाम्पल है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश स्टॉक। ये सब किस में आता है, करंट असेट में आता है। इसके बारे में बिल रिसीवेबल क्या है, डेटर्स क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो करंट असेट्स क्लियर हुआ, वो असेट जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर से भी कम हो उसे कहते हैं करंट असेट्स। नेक्स्ट है लिक्विड असेट्स। अब ये लिक्विड असेट क्या होता है, तो करंट असेट में से स्टॉक को एक्सक्लूड कर दो, करंट असेट में से स्टॉक को निकाल दो तो हो जाता है वो लिक्विड असेट। और लिक्विड असेट इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। लिक्विड असेट के एग्जाम्पल है डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। करंट असेट, लिक्विड असेट करंट असेट ही होता है, बस उसमें से स्टॉक को हमें एक्सक्लूड करना होता है, स्टॉक को निकाल देना होता है, तो हो जाता है वो लिक्विड असेट। और लिक्विड असेट इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रियल असेट। अब ये रियल असेट क्या होता है, तो रियल असेट मीन्स वो असेट जिसकी रियलिटी में वैल्यू हो, हमें पता हो कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, उसे वो असेट्स को बेचने के बाद हमें कितना पैसे मिलने वाला है, उसे कहते हैं रियल असेट। कि अगर मेरे को पता है मैं ये मशीनरी बेचूंगी तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, रियल असेट। रियलाइजेबल वैल्यू, बेचने वाली वैल्यू, उसे कहते हैं रियल असेट। रियल असेट टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है और करंट असेट्स भी होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ रियल असेट्स क्या है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स। पहले हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि ये कैसा असेट्स है। तो देखो, ये इस टाइप का असेट्स है कि एक बार खर्चा होता है पर वो खर्चे का जो बेनिफिट है वो हमें बहुत साल तक मिलता है। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, हम किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसको शूट सब कराने में खर्चा हो जाता है, पर जब तक वो टीवी में एडवर्टाइज होता है तब तक हमें उसका फायदा मिलता रहता है। अब हम इसको रीड करते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिक्टिशियस असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ये कैसे फिजिकली अवेलेबल है, वैसे ये वाला असेट फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस असेट इज 0, और इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 0 है। दिस असेट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश।
दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ये इस तरीके का एक्सपेंस है जो बार बार नहीं होता है, एक बार एक्सपेंस होता है, पर इसका जो बेनिफिट है, ये एक्सपेंस का जो बेनिफिट है वो बहुत सालों तक हमें मिलता रहता है। फिक्टिशियस असेट को स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोला जाता है। क्लियर हुआ? फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है? एक टाइम का एक्सपेंस पर आगे के साल में बेनिफिट देता है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू 0 है और इजी और कैश में कन्वर्ट नहीं होता है और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, बार बार इसका खर्चा नहीं होता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जब बिजनेस को पैसा मिलता है उसे कहते हैं रिसिप्ट। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जब मनी रिसीव्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से तो उसे कहते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट को 2 पार्ट में बांटा है, एक है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है वो हम समझते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, ये जो रिसिप्ट है वो रेगुलरली नहीं होता है। ये जो इनकम है कैपिटल रिसिप्ट, ये जो इनकम है वो रेगुलरली नहीं होता है। ये इनकम कब होता है? जब हम लोग कंपनी के असेट्स बेचते हैं, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीन जब बेचेंगे तब जाके हमें कैपिटल रिसिप्ट मिलता है, कैपिटल इनकम मिलता है। और जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तब हमें कैपिटल इनकम मिलता है। असेट्स हम लोग फ्रिक्वेंटली नहीं बेचते, बार बार नहीं बेचते, डिबेंचर हम लोग बार बार इशू नहीं करते हैं, तो ये कभी कभी होता है। जब कभी कभी हमें पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कभी कभी पैसे कब मिलते हैं? जब हम असेट्स बेचेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, तब जाके हमें पैसे मिलेंगे, उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। 18th है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? इसमें हमें साल में कई बार पैसे मिल जाते हैं, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता था? कभी कभार मिल जाता था, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता था। ओके। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? एक साल में कई बार मिल जाना, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हम लोग ने बिजनेस के गुड्स को बेच दिए तो साल में एक ही बार थोड़ा ना गुड्स को बेचेंगे, कितने बार बेचते हैं, तो वो कौन सा रिसिप्ट हुआ, कौन सा इनकम हुआ? रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट। हमें कमीशन मिलेगा तो वो भी हमारे लिए इनकम हुआ, तो वो कौन सा इनकम हुआ? साल में कितने बार मिल जाएगा कमीशन, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम ऑफ डिस्काउंट, इनकम ऑफ रेंट, ये सब किस में आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। वापस बता देती हूँ, रिसिप्ट मतलब इनकम। बिजनेस के ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि कभी कभार असेट्स को बेचने के बाद जब पैसे आते हैं, वो डिबेंचर को इश्यू करने के बाद जो पैसे आते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट किसे बोलते हैं? जो ईयर में कई बार वो वैसे हमें पैसे मिल जाते हैं। जैसे हमने कुछ बेच दिया, गुड्स बेच दिया, तो गुड्स एक बार तो नहीं, बार बार बेचेंगे। गुड्स के वजह से, कमीशन के वजह से, डिस्काउंट, ये सब के वजह से इनकम जो आती है उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है पेमेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी पे भी करना होता है, तो जो मनी पे करना होता है उसे कहते हैं पेमेंट। पेमेंट को 2 पार्ट में बांटा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमें कभी कभार पे करना होता है, बहुत रेयरली पे करना होता है, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स साल में कई बार पे करना होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पे करना है हमें, मंथली पे करना है, ये सब जो होता है वो किसमें जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में कभी कभी पे करना है और रेवेन्यू में मोस्ट ऑफ टाइम पे करना है। क्लियर हुआ? अब यही दोनों को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। पेमेंट इज नॉट रेगुलर इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हर बार पे नहीं करना होता है। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैंने बिजनेस के लिए मशीन परचेज किया है तो मेरे को मशीन परचेज किया है तो मेरे को पैसे पे करने हैं।
पर ये मशीन क्या मैं बार बार फ्रिक्वेंटली परचेस करूंगी? एक बार परचेस कर लिया ना, अभी यही मशीन कितने साल तक बिजनेस में ऐसे ही वर्क करने वाली है। तो असेट्स हम लोग फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते हैं, कभी कभार परचेज करते हैं, तो हमें पैसे पे करने होते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर को भी हर साल कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उनको डिबेंचर रिडीम करना है, तो ये भी कभी कभार होता है, तो इसे भी क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे हमें कभी कभी पैसे पे करने होते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो साल में बहुत बार आ जाता है, बहुत बार पे करना होता है। जैसे सैलरी, सैलरी हमें मंथली पे करना होता है, वेजेस भी दिन दिन में डे अकॉर्डिंग पे करना होता है। फिर टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी मंथली पे करना होता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब ऐसे एक्सपेंस है जो ईयर में कई बार पे करने होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो पेमेंट होता है जो कभी कभी होता है 2-3 साल में, 4-5 साल में एक बार, ऐसा वाला। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल में कई बार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। दिस एक्सपेंस आर नोन एज फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट को ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, और फिक्टिशियस असेट हमने पॉइंट नंबर 15 में कर लिया है। तो नेक्स्ट है एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस क्या होता है? तो द मनी स्पेंड एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब मनी स्पेंड करना, और उसका बेनिफिट हमें बाद में अकाउंटिंग के ईयर में मिलेगा। अकाउंटिंग ईयर कितने टाइम का होता है? 12 मंथ का। 12 मंथ में खर्चा कर देना, पर उसका जो बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा उसे कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस हुआ। वेज एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ। ब्रोकरेज एक्सपेंस, एक्सपेंस। कमीशन एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस, ये सब क्या हमारा एक्सपेंस है। मीन्स मनी स्पेंड करना और जिसका बेनिफिट हमें अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। अकाउंटिंग ईयर कितने टाइम का होता है? 12 मंथ का। नेक्स्ट है रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू क्या है? तो कहीं से भी बिजनेस को पैसा मिलने वाला होता है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। पैसे मिलने वाले हैं तो हम कहेंगे रेवेन्यू। अभी हम इसको रीड कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड प्रोवाइड टू द कस्टमर रिस्पेक्टिवली। गुड्स और सर्विसेज किसे दिया है? कस्टमर को दिया है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, बराबर, हमने किसी को बेचा है और वो क्रेडिट में बेचा है, तो आगे जाके हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो वो जो बाद में पैसे मिलने वाले हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू। रेंट भी अगर मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है, तो इन चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। क्लियर हुआ रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब इनकम जो हमें आगे जाके मिलने वाली है, उसे कहा जाता है रेवेन्यू। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या होता है? तो अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी, हमारे एक्सपेंस से ज्यादा इनकम होती है, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहा जाता है। और प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम आगे के चैप्टर्स में समझने वाले हैं। अब प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस का जो डिफरेंस आता है, रेवेन्यू इनकम अगर ज्यादा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंस से, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर हुआ प्रॉफिट क्या हुआ? अगर हमारी इनकम ज्यादा है, खर्चे से ज्यादा अगर हमारी इनकम है, तो हम उसे कहते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट है लॉस। तो अब ये लॉस क्या हुआ? अगर हमारा खर्चा इनकम से ज्यादा हमारा खर्चा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम लॉस बोलेंगे। इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस है, तो उसे कहते हैं लॉस। बिना ट्रांजैक्शन के भी लॉस होता है, जैसे कि गोडाउन में आग लग गई और पूरे गुड्स जल गए। 5000 के गुड्स थे, पूरे 5000 के गुड्स जल गए, तो 5000 का क्या हुआ? हमारे लिए लॉस हुआ। तो आप लोगों को क्लियर है प्रॉफिट क्या हुआ और लॉस क्या हुआ? नेक्स्ट है गेन। गेन और प्रॉफिट दोनों सेम ही है।
आप प्रॉफिट को गेन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है परचेज। मैनी आइटम्स और सर्विस आर परचेज इन बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज किए जाते हैं। ये और सब जो भी हम परचेज करते हैं वो सबको परचेज नहीं बोलते हैं। जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। जब हम कुछ चीजें परचेज करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमें पैसे पे करने होते हैं। देखो, बिजनेस में कई गुड्स और सर्विसेज परचेज किए जाते हैं, पर वो हर जो भी परचेज करते हैं वो सब चीज को परचेज नहीं बोलते हैं, उसमें से कुछ चीजों को ही परचेज बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, अभी एक ग्रेन मर्चेंट है, मतलब एक इंसान ग्रेन का बिजनेस कर रहा है। जब वो ग्रेन का बिजनेस कर रहा है और वो स्टेशनरी की चीजें परचेज कर रहा है, तो स्टेशनरी की चीजें परचेज कर रहा है तो हम उसको परचेज नहीं बोलेंगे, हम उसे स्टेशनरी एक्सपेंस बोलेंगे। और जब ग्रेन मर्चेंट ग्रेन ही परचेज करता है तो उसे हम परचेज बोलेंगे। क्लियर हुआ? परचेज किसे बोला जाता है? जिसका जो बिजनेस है वो ही वो परचेज करेगा तो उसे कहते हैं परचेज। ग्रेन मर्चेंट जब ग्रेन परचेज करेगा तो उसे कहते हैं परचेज। ग्रेन मर्चेंट जब स्टेशनरी परचेज करेगा तो उसे कहते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस। क्लियर हुआ? जब परचेज करते हैं तो बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमें पैसे पे करने होते हैं। परचेज कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। तो आपको परचेज क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है सेल्स। ये भी परचेज जैसा ही होता है। अगर ग्रेन मर्चेंट उसके ग्रेन सेल्स करेगा तो उसे बोलेंगे हम सेल्स। अगर ग्रेन मर्चेंट उसका फर्नीचर बेचेगा तो उसे हम सेल्स नहीं बोलेंगे। और बिजनेस में कई वेज है जिससे इनकम मिलती है बिजनेस को, जिससे इनकम आ सकती है। तो देखो, अगर हम लोग बेचेंगे, कुछ चीज हम लोग सेल्स करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? इनकम होगा ना। हम कुछ बेच रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो सेल्स करने से बिजनेस को क्या मिलता है, इनकम मिलता है। और बिजनेस को इनकम कई तरीके से मिलता है, तो हर तरीके को हम सेल्स नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे ग्रेन मर्चेंट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रेन मर्चेंट जब ग्रेन बेचेगा तो हम उसे सेल्स कहेंगे, और ग्रेन मर्चेंट और कोई चीज बेच के अगर उसको पैसे मिलेगी तो उसे हम सेल्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक। गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर बिजनेस पर्पस। गुड्स कौन परचेज करता है? बिजनेसमैन परचेज करता है बिजनेस पर्पस के लिए। और जब वही गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं तो उसे कहते हैं स्टॉक। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिजनेसमैन ने 70,000 का गुड्स परचेज किया। 70,000 के गुड्स में से 45,000 का गुड्स उसने सोल्ड कर दिया। 45,000 का गुड्स उसने 75 रुपीज में सोल्ड कर दिया। तो अभी 70,000 में से 45,000 बेच दिए गुड्स के, तो बचे कितने, 25,000। तो वो हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। बचा कुचा स्टॉक को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये नेक्स्ट ईयर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हुआ स्टॉक क्या होता है? अब नेक्स्ट है डेटर्स। When a businessman sells goods on credit to his own customer, those customers are called as debtor. जब बिजनेसमैन क्रेडिट में गुड्स को बेचता है, उसके कस्टमर को उधार में कुछ बेच रहा है, तो वो कस्टमर को क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डेटर वर्ड नहीं आएगा। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तभी डेटर वर्ड आता है। क्लियर हुआ? जब बिजनेस कुछ बेच रहा है क्रेडिट में तो वो कस्टमर को क्या बोलेंगे हम लोग, डेटर्स बोलेंगे। डेटर्स को करंट असेट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। बिल रिसीवेबल क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, दो पार्टीज के बीच वाला डॉक्यूमेंट है, जहां पे एक तो बिल लिख रहा होता है और दूसरा बिल एक्सेप्ट कर रहा होता है।
आप लोग को पता है ये बिल क्या होता है, तो वही बिल रिसीवेबल एक रिटन डॉक्यूमेंट है, दो पार्टीज के बीच में होता है। यहाँ पे एक बिल लिख रहा होता है और दूसरा बिल को एक्सेप्ट कर रहा होता है, बराबर। और जो बिल लिख रहा होता है उसे आगे जाके फ्यूचर में पैसे मिलने वाले रहते हैं। जो बिल लिख रहा होता है उसे पैसे मिलने वाले रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हो तो जो बिल बना रहा है, जो बिल लिख रहा है उसे आप पैसे देते हो, है ना। तो जो बिल लिख रहा है उसे फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं। और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो आगे जाके पैसे पे कर देगा। रिसीवेबल्स कहाँ से आते हैं, डेटर से ही आते हैं। तो बिल रिसीवेबल क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रिसीवेबल। अब ये रिसीवेबल क्या होता है, तो फ्यूचर में कभी भी पैसे मिलने वाले रहते हैं उसे कहते हैं रिसीवेबल। अगर हमें पैसे मिल गए तो हम यूज करते हैं रिसीव्ड, और हमें मिलने वाले हैं, आगे जाके हमें पैसे मिलने वाले हैं तो वो चीज को कहा जाता है रिसीवेबल। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, कस्टमर जो हमें फ्यूचर में पैसे देने वाले हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुए, रिसीवेबल हुए। अभी तक दिए नहीं है पैसे, आगे जाके देने वाले हैं, तो उसे क्या कहेंगे, रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल भी रिसीवेबल ही हुआ। आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम तो है पर अभी तक मिली नहीं है, आगे जाके मिलने वाली है, तो मिलने वाली है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिसीवेबल्स। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस पहले से पे कर दिया, वो अभी का एक्सपेंस नहीं है, पहले से एक्सपेंस हमने पे कर दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस किस में आता है, रिसीवेबल्स में आता है। इन शॉर्ट रिसीवेबल क्या होता है, मतलब हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, उसे कहते हैं रिसीवेबल। मिलने वाला है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, रिसीवेबल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होता है, तो जैसे हमने किसी को क्रेडिट में बेचा है, अगर हमने किसी को बेचा है क्रेडिट में तो वो कस्टमर हमारे कौन होते हैं, डेटर होते हैं। वैसे हमने किसी से उधार में परचेज किया है, हमने किससे उधार में परचेज किया है, तो वो पर्सन को जिससे हमने उधार में परचेज किया है वो पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर्स। आप ये लाइन रीड कर लो, आपको इजीली हो जाएगा। अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया है वो पर्सन बिकम क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस। और क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल एक रिटन डॉक्यूमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जहां पे एक बिल लिख रहा होता है और दूसरा बिल एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं फ्यूचर में इतना अमाउंट पे कर दूंगा, उसे कहते हैं बिल पेएबल। फ्यूचर में अमाउंट पे करने की बात हो रही है तो उसे कहेंगे बिल पेएबल। बिल पेएबल कहाँ से होता है, क्रेडिटर्स से आता है। क्लियर हुआ बिल पेएबल क्या होता है। नेक्स्ट है पेएबल। कोई भी अमाउंट बिजनेसमैन को पे करना है, फ्यूचर में पे करना है, तो उसे कहेंगे पेएबल। किसी से लोन ली है उसे पे करना है तो उसे बोलेंगे पेएबल, मतलब फ्यूचर में पे करना है तो उसे क्या कहते हैं, पेएबल कहा जाता है। क्लियर हुआ। एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस पर्सन इन द फ्यूचर टू एनी पर्सन और पर्सन्स इज नोन एज पेएबल, उसे क्या कहा जाता है, पेएबल कहा जाता है। फ्यूचर में पे करने की बात आ जाती है तो उसे पेएबल कहा जाता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने कुछ परचेज किया है क्रेडिट में, उधार में हमने कुछ परचेज किया है, तो हमने परचेज किया है तो हमें पे करना पड़ेगा। हमने कुछ परचेज किया है तो हमें पे करना पड़ेगा, तो वो पे करना है ना फ्यूचर में, तो उसे क्या बोलेंगे, पेएबल बोलेंगे। बिल पेएबल, तो जो बिल पेएबल है वो फ्यूचर में पे करना है तो उसे क्या बोलेंगे, पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पे करना बाकी है
तो जो एक्सपेंस पे करना बाकी है, पे तो करना पड़ेगा ना, तो हम बाद में पे करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, पेएबल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसे क्या बोलेंगे, पेएबल। तो आपको क्लियर हुआ पेएबल क्या है। नेक्स्ट है कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या है, टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस वॉट एवर एक्सपेंस आर रिक्वायर्ड, द सम ऑफ दिस एक्सपेंस इज कॉस्ट। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्सपेंस लगता है, वो एक्सपेंस का टोटल, वो सब एक्सपेंस को मिला के क्या बनता है, कॉस्ट बनता है। सब एक्सपेंस को मिला के क्या बनता है, कॉस्ट बनता है। जनरली इन कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड। हर एक्सपेंस को ऐड करके क्या बनता है, कॉस्ट बनता है। तो कॉस्ट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, यह हमें किससे पता चलता है, वाउचर से पता चलता है। इन शॉर्ट बिल, कौन से टाइप का वाउचर है, कौन से टाइप का बिल है, कैश ट्रांजैक्शन है। यह हमें किससे पता चलता है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, ये हमें वाउचर से पता चलता है। कैश ट्रांजैक्शन है वो भी पता चलेगा वाउचर के थ्रू। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेस ट्रांजैक्शन, सेल्स ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन विद बैंक, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन, इनकम ट्रांजैक्शन, कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा, वाउचर से पता चलेगा। और वाउचर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या होता है, तो आप लोग सब लोग जब कुछ परचेस करने जाते हैं तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ परसेंट माइनस हो जाता है, तो वो जो माइनस किया हुआ अमाउंट है उसे कहते हैं डिस्काउंट। एमर्जेंस ऑफ डिस्काउंट इज फ्रॉम परचेस सेल, मैनी टाइम फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेस और सेल एज पर कंडीशन। सर्टन अमाउंट इज डिडक्टेड, कुछ अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं, एंड नेट अमाउंट इज पेड, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट पे करते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। हम सबने ये वर्ड सुना है, और जब हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तभी हमें डिस्काउंट भी मिलता है। ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर देना, तो वो जो डिडक्ट किया हुआ अमाउंट है उसे कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो सेल के टाइम पे बिजनेसमैन, जब बिजनेसमैन कुछ बेच रहा है तो बेचने के टाइम पे थोड़ा सा परसेंट माइनस कर देते हैं, तो जो माइनस किया हुआ परसेंट है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखो हाँ, एट द टाइम ऑफ सेल्स, बेचने के टाइम पे अ बिजनेसमैन डिडक्ट सर्टन परसेंटेज और अमाउंट फ्रॉम सेलिंग प्राइस। सेल्स प्राइस में से थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं, वो अमाउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये लाइन याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, 10,000 का गुड्स सोल्ड करना था, बिजनेसमैन ने 2% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 पे 2% मतलब कितना हुआ, ट्रेड डिस्काउंट 200। 10,000 इंटू 2%, तो 200 क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। अब ये 10,000 में से 200 को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा 9,800, उसको ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ये 200 को बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया। अब है कैश डिस्काउंट। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। देखो, हमें लोगों के पास से पैसे कलेक्ट करना बाकी है, तो हम लोगों को बोलेंगे जिससे भी कलेक्ट करना बाकी है पैसे, मतलब हमें जिनसे पैसा लेना बाकी है उनको बोलेंगे हम लोग कि अगर आप हमें 2 दिन में पे कर दोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। मतलब अगर आप 2 दिन में पे कर दोगे तो आपको 200 रुपए कम करके हम लोग पैसे ले लेंगे, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन of credit sales, the amount which is deducted from receivable amount is known as cash discount.
पैसे कलेक्ट करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर हुआ कैश डिस्काउंट क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो। और हाँ, कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, पर कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एज अबव स्टेटेड इन, देखो ये एक एग्जाम्पल है। ट्रेड डिस्काउंट करके हमारा गुड्स कितने का था? 10,000 का था, उसमें से 200 ट्रेड डिस्काउंट था, तो बचा गुड्स कितना है? 9800। अब ये 9800 हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि अगर आप जल्दी से पैसे दे दोगे तो हम 200 आपको कैश डिस्काउंट देंगे। तो उसने हमें दे भी दिया। तो इफ 200 एज डिस्काउंट इज अलाउड, तो 9800 पे 200 अगर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो कितना उससे हमें पैसे लेना है? 9600 हमें पैसे कलेक्ट करने हैं। पर कैश डिस्काउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उनको कितना डिस्काउंट दिया है। आपको ये चीज क्लियर हुई? कंफ्यूजन है? मैं वापस एक बार बता देती हूँ। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पर कैश डिस्काउंट हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अब क्या है? तो देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। हम कुछ खरीदने गए और हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मिलने का मतलब हमें कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो जब डिस्काउंट मिलता है तो बिजनेस के लिए क्या हो जाती है? इनकम हो जाता है। क्लियर हुआ? डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट मिलना। कुछ परचेस करने गए हैं, वहां पे हमें डिस्काउंट मिला, मतलब हमारी इनकम हुई। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया है। हमने किसी को डिस्काउंट दिया मतलब हमारा एक्सपेंस हो गया। अभी देखो, अगर हमें 5000 मिलने वाले थे, पर हमने किसी को अलाउड कर दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, ऐसा बोले कि 1000 कम दे देना, तो भी हमें 5000 के जगह पे सिर्फ 4000 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड किए हैं। तो डिस्काउंट अलाउड करना बिजनेस का एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड करना बिजनेस का इनकम होता है। क्लियर हुआ? डिस्काउंट मिलना अच्छी बात है, डिस्काउंट अलाउड करना हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर हुआ दोनों चीजें? नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस होता है। हर साल असेट्स की वैल्यू में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। अब डेप्रिसिएशन होता है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, बिजनेस जब कुछ मशीनरी और फर्नीचर परचेस करती है, बिजनेस जब कोई मशीनरी या फर्नीचर परचेस करता है तो क्या हर साल उसकी वैल्यू सेम होने वाली है? नहीं। जो भी वो आज परचेस कर रहा है तो अगले साल उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, उसके बाद वाले साल उसकी थोड़ी वैल्यू कम होगी। तो जो वैल्यू कम होती रहती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब हम इसको रीड करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ। क्यों एक्सपेंस हुआ? क्योंकि जो असेट्स है, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू कम होना, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कम होती है तो वो एक्सपेंस हुआ बिजनेस का। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स रिड्यूस बाय सर्टेन परसेंटेज। हाँ, हर साल असेट्स की वैल्यू कम होती है। करेक्ट है, असेट्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल सेम होगी? नहीं होगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। अमाउंट विच इज रिड्यूस, और जितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। बिफोर मेकिंग पेमेंट टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पेमेंट करने से पहले, टैक्स का पेमेंट करने से पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस किया जाता है। डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस भी बोला जाता है बिजनेस का। तो आपको क्लियर है डेप्रिसिएशन क्या होता है? असेट्स की वैल्यू हर साल कम होना। तो जितनी वैल्यू कम हुई है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। अब ये बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? तो देखो, हमने किसी को क्रेडिट सेल किया था। क्या किया था? क्रेडिट में किसी को हमने कुछ बेचा था और उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमें पैसे देगा,
पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो हमें पैसा नहीं दे पा रहा है, जिन्हें हमें पैसा देना बाकी था अब वो पैसे देने से मना कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। जिन्हें हमें पैसा देना था वो कौन हुए? डेटर्स। ओके, वापस से एक बार बता रही हूँ, सेम चीज। हमने किसी को क्रेडिट में बेचा था, उधारी में हमने किसी को बेचा था, तो वो पर्सन हमें पैसे पे करने वाला था, पर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो हमें पैसे नहीं पे कर पा रहा है, नहीं पे कर सक रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? बैड डेब्ट्स। वो पैसे नहीं दे रहा है तो हम उसे बोलेंगे बैड डेब्ट्स। देखो, हम ये लाइन रीड करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इफ द अमाउंट इज नॉट कलेक्टेड इवन आफ्टर द नेसेसरी एफर्ट्स डालने के बाद भी अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा है, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, और वो अमाउंट जो नहीं मिला है उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस बट इट इज लॉस। बैड डेब्ट्स को हम एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, बैड डेब्ट्स को लॉस बोलेंगे। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है? तो वो कंपनी जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, वो बिजनेस जिसका असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी लायबिलिटी से ज्यादा है, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। अब ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट का ऑपोजिट, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी लायबिलिटीज, कर्जा प्रॉपर्टी से भी ज्यादा उनका कर्जा है, लायबिलिटी ज्यादा है असेट से, तो उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। और ये एक लाइन रीड कर लो, अनलेस द पर्सन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट ही कैनॉट बी ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट। जब तक कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करती है तब तक उसे इंसॉल्वेंट ट्रीट नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ आपको सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट? नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट इन डबल एंट्री सिस्टम। देखो, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। कौन से दो इफेक्ट है? एक इफेक्ट है डेबिट और दूसरा इफेक्ट है क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। द लेफ्ट हैंड साइड इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? डेबिट इफेक्ट बोलते हैं। राइट हैंड साइड इज इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्लियर हुआ? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड, अकाउंटिंग में लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है अकाउंट्स। अब ये अकाउंट क्या है? तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और कई ट्रांजैक्शन तो बार बार होते हैं। अभी हमारा बिजनेस है तो हमारे कस्टमर्स तो हो गई, तो कोई कस्टमर एक बार आए ऐसा नहीं, कोई कस्टमर बार बार आता है, साल में बहुत बार आता है, तो उसके कितने सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो क्या करते हैं अकाउंटेंट, क्या करते हैं, एक पर्सन का अलग से अकाउंट बना देते हैं। जैसे कि पुष्पाबेन हमारी कस्टमर है जो ईयर में बहुत बार हमसे कुछ परचेस करती है, तो पुष्पाबेन का अलग से अकाउंट बना दिया। अभी एक्सपेंस, कितने एक्सपेंस होते तो एक्सपेंस का एक अलग से अकाउंट बना दिया। इनकम, बिजनेस में कितने इनकम होते वो जानने के लिए एक अलग से अकाउंट बना दिया। एक सेपरेटली कॉलम बना देना बार बार ट्रांजैक्शन का, उसे कहते हैं अकाउंट। ये वाला अकाउंट हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली अकाउंट बनाते कैसे है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।